अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट है हमारा एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, जो कि होता है हमारा कैश बेसिस कॉन्सेप्ट। हमारे पास दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग करने के, एक होता है एक्यूरल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, तो चलते हैं इसको समझ लेते हैं। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझना होगा। तो अगर मैं बात करूँ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो हमारे पास अकाउंटिंग के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्यूरल बेसिस। तो इन दोनों बेसिस को समझने से पहले एक बार बिजनेस ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। तो बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब तो आप लोगों को पता है, परचेज हो गई, सेल हो गई, एक्सपेंसेस हो गया। बिजनेस के अंदर होने वाली सभी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हमने पढ़ा था कि ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और इवेंट्स क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता तो आप जो है अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स वाली वीडियोस को जाके देख सकते हो। वहां पर हमने अकाउंटिंग की सभी टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो अगर मैं बात करूं बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, तो हमारे पास दो तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक होता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन इन विच कैश आर रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। तो जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश रिसीव और पेड हो जाता है इमीडिएटली, उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आपने गुड्स परचेज करे और इमीडिएटली पेमेंट कर दी, तो ये आपकी कैश परचेज हो गई। आपने गुड्स सेल करे और आपको इमीडिएटली पैसा रिसीव हो गया, तो ये आपकी कैश सेल हो गई। तो जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर आपको इमीडिएटली कैश रिसीव हो जाए या फिर आप इमीडिएटली कैश पेड कर दो, तो वो ट्रांजैक्शन आपकी कैश ट्रांजैक्शन हो जाती है। एग्जांपल है इसके कैश परचेज, कैश सेल, एक्सपेंसेस पेड, इनकम रिसीव्ड। तो ये सब हमारे कैश ट्रांजैक्शन के एग्जांपल हो गए। अब अगर मैं बात करूं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया उधार की ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस इन विच मनी पेड और रिसीव्ड ऑन फ्यूचर। तो जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर पैसा जो है फ्यूचर में दिया जाए या फिर आपको पैसा फ्यूचर में रिसीव हो, वो ट्रांजैक्शंस आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, यानी उधार की ट्रांजैक्शन होती हैं। अगर आपने सामान सेल करा और आपको पैसा अभी रिसीव ना हो, फ्यूचर में रिसीव होगा, तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। अगर आपने सामान परचेज करा और उसकी पेमेंट आपने इमीडिएटली नहीं करी, फ्यूचर में उसकी पेमेंट करोगे, तो वो आपका क्रेडिट परचेज हो गया। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज, एक्सपेंस ड्यू, इनकम ड्यू। तो एक्सपेंस ड्यू और इनकम ड्यू क्या होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो समझ में आ गया आपको? बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब अगर मैं बात करूं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास दो तरीके के बेसिस होते हैं, या फिर इसको हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, कि हमारे पास अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम होते हैं। पहला होता है हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, कि आखिर ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। तो देखो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, कैश बेसिस, यानी यहाँ पर जितनी भी रिकॉर्डिंग होगी वो सब कैश पे बेस्ड होगी। तो यही बात यहाँ पर बोली है, अंडर दिस मेथड अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और कैश इज पेड। यानी यहाँ पर जो है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाएगा जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर या तो हमें कैश रिसीव होगा या फिर हम कैश पेड करेंगे। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर जब भी आपको कैश रिसीव्ड होगा या फिर आप जब भी कैश पेड करोगे, तभी जाके आप उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करोगे। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम कैश को देखते हैं। अब कैश का मतलब ये नहीं है कि चेक नहीं हो सकता, कैश हो चाहे बैंक हो, एक ही बात है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें ट्रांजैक्शन में ये चेक करना होता है कि आखिर कब आपको कैश रिसीव्ड हुआ या फिर कब आपने कैश पेड करा। तो यहाँ पर इसका मतलब साफ बोला जा सकता है कि दोस ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज नॉट रिसीव्ड और कैश इज नॉट पेड आर नॉट रिकॉर्डेड। तो सिंपल सी बात है, जिन ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश रिसीव्ड नहीं होगा या फिर कैश पेड नहीं होगा, उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कैश बेसिस के अंदर सिर्फ कैश की बात करी जाती है। तो इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं, तब जाके अच्छे से बात क्लियर होगी। तो हमारा पहला एग्जांपल है ये, जिसके अंदर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने जो है बी को गुड्स सेल करा, ए की तरफ से बी को गुड्स मिल गए और बदले में बी ने जो है ए को उन गुड्स के पैसे दे दिए, यानी बी ने जो है ए को 1 लाख रुपए दे दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए को जो है इमीडिएटली कैश रिसीव हो गया। तो अगर हमें इमीडिएटली कैश रिसीव हो जाए तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजेक्शन हमारी कैश ट्रांजेक्शन होती है। यहाँ पर आप इसको देखो, ये टाइमलाइन से समझते हैं। हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर है, एक है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 23-24 और दूसरा है हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 24-25। अभी अकाउंटिंग ईयर क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, हमने अपने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर देखा था। तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंटिंग ईयर की बात करूँ तो हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर है। पहला अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, और दूसरा अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक। तो यहाँ पर बात हो रही है 23-24 की।
लेट्स सपोज ये मान के चलते हैं कि ये जो ए ने बी को गुड सेल करे वो करे थे मार्च 24 में, जो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 23-24 के अंदर आता है। तो मार्च 24 में गुड सेल करे गए थे और उसी समय पर यानी इमीडिएटली मार्च 24 में ही बी ने जो है ए को 1 लाख रुपए दे दिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारी कैश सेल है, मार्च 24 में ही सेल हुई और मार्च 24 में ही पेमेंट भी रिसीव हो गई। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ए ने गुड सेल करें। अभी हम अपने और भी एग्जांपल्स देखेंगे, उसके अंदर भी हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, यानी हम जो है ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बना रहे हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए जो है अपनी सेल को कौन से ईयर में रिकॉर्ड करेगा, क्या 23-24 में रिकॉर्ड करेगा या फिर 24-25 में रिकॉर्ड करेगा। तो हम पढ़ रहे हैं अपना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो हमें बोलता है कि आप जो है कैश रिसीव्ड और कैश पेड को देखोगे। जब भी आपका कैश रिसीव्ड और कैश पेड हो जाए तब आप जो है उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना। तो यहाँ पर ए को मार्च 24 के अंदर ही कैश रिसीव हो गया, तो ए जो है मार्च 24 में ही अपनी सेल को दिखा सकता है, यानी अपने अकाउंटिंग ईयर 23-24 के अंदर अपनी सेल को रिकॉर्ड कर सकता है। तो समझ में आ गई बात, ये सेल हमारी कैश सेल है, इसीलिए ये 23-24 के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा कैश सेल का एग्जाम्पल। अब अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल को देखूं तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्रेडिट सेल का। ए ने जो है बी को गुड्स दिए और बदले में बी ने प्रॉमिस करा कि मैं जो है तुम्हें फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा, यानी अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं करी गई, फ्यूचर में पेमेंट रिसीव होगी। तो यहाँ पर इसको इस टाइमलाइन से समझते हैं। दो अकाउंटिंग ईयर हमारे पास 23-24 और 24-25। ये जो सेल करी गई थी ये करी गई थी मार्च 24 में, जो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 23-24 के अंदर आता है। तो मार्च 24 में ए ने बी को गुड्स सप्लाई करे, लेकिन बदले में बी ने बोला कि मैं फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। तो बी ने जो है अप्रैल 24 में यानी अगले महीने जो है ए को उन गुड्स के पैसे दे दिए, तो ए को कैश रिसीव्ड हो गया अप्रैल 24 के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो सेल हुई है मार्च 24 में, ए ने बी को गुड्स दिए हैं मार्च 24 में, जबकि बी ने जो है ए को उन गुड्स के पैसे दिए अप्रैल 24 में। तो मार्च 24 और अप्रैल 24 इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर जो है अप्रैल 24 के अंदर तो हमारा अकाउंटिंग ईयर ही चेंज हो जाएगा। मार्च 24 हमारा अकाउंटिंग ईयर 23-24 के अंदर आता है, जबकि अप्रैल 24 जो है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर आता है। तो सेल करी गई अकाउंटिंग ईयर 23-24 में, जबकि उसका पैसा रिसीव हो रहा है अकाउंटिंग ईयर 24-25 में। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस सेल को कौन से अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड करोगे, 23-24 में या फिर 24-25 में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो मिस्टर ए है वो कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इसका मतलब है कि ए जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या देखना होता है कि ट्रांजैक्शन के अंदर कैश रिसीव्ड कब हुआ और कैश पेड कब हुआ। तो यहाँ पर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ए ने भले ही बी को मार्च 24 के अंदर गुड सप्लाई कर दिया हो, लेकिन ए को कैश रिसीव कब हुआ, ए को कैश रिसीव हुआ अप्रैल 24 में। तो ए को जब कैश रिसीव होगा तब जाके जो है ए उस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करेगा। तो यहाँ पर जो है ए इस सेल को 23-24 के अंदर नहीं दिखाएगा बल्कि 24-25 के अंदर दिखाएगा, क्योंकि ए को 24-25 में कैश रिसीव हुआ था। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग ए जो है 23-24 के अंदर इस सेल की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये सेल की ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन थी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैश बेसिस के अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करा जाता। 23-24 में ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी, इसीलिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं करा, जबकि 24-25 के अंदर ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी ये कैश में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसका कैश रिसीव्ड हो चुका था। तो जब भी हमें कैश रिसीव्ड हो जाए तो तब हम उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे। तो समझ में आ गई बात। तो ये क्रेडिट सेल हमारी 24-25 में रिकॉर्ड होगी। तो क्लियर है। और एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल के अंदर जो है बी ने ए को रूम रेंट पे दिया है, इसका मतलब है कि ए जो है हमारा टेनेंट है, तो ए बी के रूम में रह रहा है। तो अब ए को क्या करना पड़ेगा, ए जो है बी को रेंट पे करेगा और रेंट जो है ए के लिए एक्सपेंस बनेगा। रेंट ए के लिए एक्सपेंस होगा, ये तो आपको पता है। अब अगर किसी को एक्सपेंस का मतलब भी नहीं पता तो वो जो है हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाली वीडियोस को जाकर देख सकता है। वहां पर मैंने आपको सब कुछ बता रखा है कि एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सारी बातें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो रेंट है ये ए के लिए एक्सपेंस बनेगा। इस टाइमलाइन से देखो, इस टाइमलाइन से समझो। हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर है 23-24 और 24-25। ए जो है बी के रूम में अप्रैल 23 से रह रहा है और टाइम टू टाइम हर महीने का रेंट पे कर रहा है। अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 तक टोटल कितने महीने हो गए, 11 महीने। तो 11 महीने का रेंट जो है ए ने बी को टाइम टू टाइम पे करा। लेकिन जब बात आई मार्च 24 की, तो मार्च 24 में रेंट ड्यू तो हुआ, यानी मार्च 24 के अंदर ए को रेंट पे तो करना था लेकिन ए ने रेंट पे नहीं करा। तो हम बोल सकते हैं मार्च 24 में ए ने डिफॉल्ट कर दिया। ए ने बी को बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जो है तुम्हें मार्च का रेंट नेक्स्ट मंथ में पे कर दूंगा। तो यहाँ पर ए ने जो है अप्रैल 24 के अंदर बी को
मार्च का रेंट भी दे दिया और साथ के साथ अप्रैल का रेंट भी दे दिया। तो अप्रैल में 2 रेंट पे करे गए, एक अप्रैल 24 का यानी करंट मंथ का और दूसरा मार्च 24 का यानी प्रीवियस मंथ का। तो अब अगर मैं आपसे अकाउंटिंग ईयर की बात करूं तो मार्च 24 हमारा अकाउंटिंग ईयर 23-24 में आ जाता है, जबकि अप्रैल जो है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25 में आ गया। तो यहाँ पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए ने जो है बी को अप्रैल के अंदर अप्रैल का रेंट तो दिया ही दिया, यानी अप्रैल का एक्सपेंस तो पे करा ही करा, लेकिन साथ के साथ प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर का रेंट भी पे करा, या मैं कहूं प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस भी पे करा। 23-24 का एक्सपेंस को नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर पे करा जा रहा है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है 23-24 के अकाउंटिंग ईयर में अपने कितने महीने के रेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ए जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या देखना होता है कि कितना कैश रिसीव्ड हुआ और कितना कैश पेड करा गया। तो ए ने जो है 23-24 के अंदर 11 महीने का रेंट पे करा है, अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 तक, यानी टोटल 11 महीने का रेंट पे करा। तो ए जो है अपने 23-24 के अकाउंटिंग ईयर में 11 महीने के रेंट को ही एक्सपेंस दिखाएगा। भले ही यहाँ पर टोटल 12 महीने का रेंट ड्यू हुआ था, मार्च 24 का रेंट भी तो मार्च में ही ड्यू हो गया था ना, लेकिन उसके बावजूद हमें सिर्फ कैश पेड को देखना है। और अगर मैं बात करूं 24-25 की, तो 24-25 में ए ने 12 महीने का रेंट तो पे करा ही करा, अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक टोटल 12 महीने का रेंट तो पे करा ही करा, लेकिन साथ के साथ अप्रैल में जो है ए ने मार्च 24 का रेंट यानी पिछले अकाउंटिंग ईयर के 1 महीने का रेंट भी पे करा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल मिलाकर 24-25 के अंदर ए ने 13 महीने के रेंट पे करे हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि कितना कैश पे करा गया। इस बात से मतलब नहीं है कि एक्सपेंस कौन से ईयर का था। मार्च 24 का रेंट भले ही पिछले अकाउंटिंग ईयर का एक्सपेंस था, लेकिन पेड तो इस अकाउंटिंग ईयर में करा गया ना, तो हमें सिर्फ कैश पेड को देखना है। तो यहाँ पर 13 महीने का कैश पे करा गया है, तो 24-25 के अंदर ए जो है 13 महीने के रेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग 23-24 के अंदर मार्च के रेंट को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। मार्च का रेंट सिर्फ ड्यू होगा, लेकिन उसको हम अपने 23-24 के एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू तो हुआ लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी गई। मार्च में रेंट ड्यू तो हुआ था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करी गई, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो आपका ड्यू हो जाए लेकिन अगर आप उसको पे ना करो तो वो एक्सपेंस आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाता है। तो अब अगर किसी को डिटेल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब समझना है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। यहाँ पर मार्च का रेंट भले ही ए ने पे नहीं करा, लेकिन रेंट ड्यू तो हो गया था, ए का एक्सपेंस तो ड्यू हो चुका था, तो आज नहीं तो कल ए को इस एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, इस रेंट को पे करना ही करना है। ए के सर पे लायबिलिटी आ चुकी थी कि ए को मार्च 24 का रेंट पे करना है। तो जब तक ए मार्च 24 के रेंट को पे नहीं कर देता, तब तक के लिए ए जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मार्च 24 के रेंट को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करेगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां पर जाता है, हमारे बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में। तो समझ में आ रही है आपको बात। अब देखो, ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का वर्ड है, ये इस्तेमाल होता है एक्यूरल बेसिस के अंदर। कभी भी हम कैश बेसिस के अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करते। कैश बेसिस तो सिंपल सी बात करता है कि आपको सिर्फ कैश पेड और कैश रिसीव को देखना है, बाकी आपको किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का वर्ड है, ये इस्तेमाल होगा अभी हमारे एक्यूरल बेसिस के अंदर। जब हम इसके बाद एक्यूरल बेसिस देखेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। तो समझ में आ रही है आपको बात। तो ये हो गया हमारा रेंट ड्यू बट नॉट पेड। अब अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 4। यहाँ पर जो है इस बार बी टेनेंट है, यानी ए ने जो है इस बार बी को रूम रेंट पे दिया है। तो बी हमारा टेनेंट है, तो अब बदले में जो है बी ए को रेंट पे करेगा और रेंट जो है ए के लिए इनकम बनेगा। ऊपर हमारे एग्जांपल के अंदर रेंट जो है ए के लिए एक्सपेंस बना था, ए को रेंट पे करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है बी ए को रेंट पे करेगा और रेंट जो है ए के लिए इनकम बनेगा। इसको आप इस टाइमलाइन से समझ सकते हो कि इस बार जो है बी ए के रूम में अप्रैल 23 से रह रहा है और फरवरी 24 तक बी ने जो है ए को हर महीने टाइम टू टाइम रेंट पे करा। लेकिन जब आता ही मार्च 24 की, तो मार्च 24 के अंदर बी ने डिफॉल्ट कर दिया, यानी मार्च 24 में रेंट ड्यू तो हुआ लेकिन बी ने पे नहीं करा। बी ने जो है मार्च 24 का रेंट अप्रैल 24 में पे करा, सेम हमारे पिछले एग्जांपल की तरह। इस बार जो है बी ने मार्च के रेंट को अप्रैल 24 में पे करा, यानी अप्रैल 24 के अंदर जो है बी ने अप्रैल का रेंट तो पे करा ही करा, साथ में मार्च 24 का रेंट भी पे कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि अप्रैल 24 के अंदर ए को मार्च 24 का रेंट रिसीव हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान रखना है ए के लिए रेंट इनकम है, तो ए की मार्च की रेंट की इनकम मार्च में ही ड्यू हो चुकी थी,
लेकिन ए को रिसीव कब हुई, ए को रिसीव हुई अप्रैल 24 के अंदर, और अप्रैल 24 हमारा अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर आ जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रेंट था पिछले अकाउंटिंग ईयर का, यानी अकाउंटिंग ईयर 23-24 का, लेकिन पे कब करा गया, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 24-25 के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 23-24 के अंदर ए अपनी रेंट की कितने महीने की इनकम को रिकॉर्ड करेगा, तो सिंपल सी बात है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमें बोलता है कि जब भी आपका कैश रिसीव्ड होगा तभी जाके जो है आप उसकी रिकॉर्डिंग करोगे। तो 23-24 के अंदर जो है ए को सिर्फ 11 महीने का रेंट रिसीव हुआ था, तो ए जो है 23-24 के अंदर अपने 11 महीने की रेंट की इनकम को दिखाएगा, क्योंकि मार्च के अंदर तो ए को रेंट मिला ही नहीं, रेंट ड्यू हुआ था लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो मार्च का रेंट कब रिसीव हुआ, मार्च का रेंट जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर 24-25 में जाकर रिसीव हुआ। तो जिस अकाउंटिंग ईयर में रेंट रिसीव होगा उसकी रिकॉर्डिंग उसी अकाउंटिंग ईयर में करी जाएगी। तो यहाँ पर ए को मार्च 24 का रेंट जो है अप्रैल 24 में रिसीव हुआ, जो कि हमारे अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर आता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 24-25 में ए कितने महीने की रेंट की इनकम को रिकॉर्ड करेगा, तो 24-25 के अंदर ए जो है टोटल 13 महीने की रेंट की इनकम को रिकॉर्ड करेगा। 12 महीने तो 24-25 के अंदर ही हो गए, और साथ में यहाँ पर एक महीना और ऐड हो गया मार्च 24 का। तो जिस तरीके से हमारे पिछले एग्जाम्पल के अंदर ए ने 24-25 के अंदर 13 महीने का रेंट का एक्सपेंस रिकॉर्ड करा था, उसी तरीके से हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर ए जो है 24-25 के अंदर अपने 13 महीने की रेंट की इनकम को रिकॉर्ड करेगा। और अगर मैं बात करूं 23-24 की, तो 23-24 के अंदर जो है हम बोल सकते हैं कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग ए जो है मार्च के रेंट को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जिसके अंदर रेंट अर्न तो कर लिया गया था लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ था। मार्च में ही जब रेंट ड्यू हुआ तभी जो है ए ने रेंट को अर्न कर लिया था। रेंट अर्न करने का मतलब है कि ए के पास रेंट रिसीव करने का राइट आ चुका था, लेकिन अभी ए को रेंट रिसीव नहीं हुआ था। तो समझ में आ रही है बात। अब रेंट ए के लिए इनकम था, तो हम बोल सकते हैं इसको कि यहाँ पर जो है इनकम अर्न हो चुकी थी लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई। तो ये हमारा एग्जाम्पल बन गया इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। और जब भी हम बात करते हैं इनकम अर्नड और नॉट रिसीव्ड की, तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम। जिस तरीके से ऊपर हमारा एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड था, उसको हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का नाम दिया था, उसी तरीके से इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ये बनता है हमारा आउटस्टैंडिंग इनकम। और इसका एक और नाम होता है एक्रूड इनकम, इसको हम एक्रूड इनकम के नाम से भी जानते हैं। और ये बनता है हमारा असेट। ऊपर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा लाइबिलिटी बना था, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम जो है हमारा असेट बनेगा। अब ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, एक्रूड इनकम क्या होता है, अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, वहां पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं वही बात फिर से करूंगा कि कैश बेसिस के अंदर हम एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम जैसे किसी भी वर्ड के बारे में बात नहीं करते। कैश बेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि 23-24 के अंदर हम 11 महीने के रेंट को रिकॉर्ड करेंगे और 24-25 के अंदर हम 13 महीने के रेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बेसिस के अंदर सिंपल सी कैश पेड और कैश रिसीव को देखा जाता है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अगले एग्जाम्पल को देखो, नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। इस बार जो है बी ने ए को रूम रेंट पे दिया है, तो ए हमारा टेनेंट हो गया। तो यहाँ पर ए जो है बी को रेंट पे करेगा और रेंट जो है ए के लिए एक्सपेंस बनेगा। यहाँ पर टाइमलाइन से समझो, हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर है 23-24 और 24-25। ए जो है बी के रूम में अप्रैल 23 से रह रहा है, तो अप्रैल 23 से फरवरी 24 तक ए जो है बी को टाइम टू टाइम रेंट पे कर रहा था। लेकिन जब बात आई मार्च 24 की, तो मार्च 24 में इस बार ए ने क्या किया, ए ने जो है बी को एडवांस में रेंट पे कर दिया। यानी ए ने जो है मार्च 24 के अंदर बी को मार्च 24 का रेंट तो पे करा ही करा, और साथ में अप्रैल 24 का रेंट भी पे कर दिया। तो इस बार जो है हम बोल सकते हैं कि ए ने जो है अपने रेंट को एडवांस में पे कर दिया, रेंट पेड इन एडवांस। रेंट जो है ए के लिए एक्सपेंस था, तो ये भी बोला जा सकता है कि ए ने जो है अपने एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अब एक बात का ध्यान रखना कि अप्रैल 24 जो है हमारे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर आता है। अप्रैल 24 हमारे अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर आएगा। ए ने जो है 24-25 के एक्सपेंस को 23-24 के अंदर ही पे कर दिया। ए ने जो है नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस को करंट ईयर के अंदर ही पे कर दिया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए जो है 23-24 के अंदर अपने कितने रेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग आप सिंपल सी बात बोल सकते हो कि हमें तो सिर्फ ये देखना है कि 23-24 के अंदर कितने महीने का रेंट पे करा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 23-24 के अंदर जो है टोटल 13 महीने का रेंट पे करा गया था। अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 11 महीने का रेंट हो गया। तो 11 महीने का तो ये रेंट पे करा ही गया था, लेकिन साथ के साथ जो है तो मार्च 24 में 2 महीने का रेंट और पे करा गया। तो 11 महीने का रेंट पहले हो गया, 2 महीने और हो गए, टोटल हो गया 13 महीने का रेंट। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिर्फ कैश पेड देखता है, किस महीने का एक्सपेंस था, किस महीने की इनकम थी, इस बात से कैश बेसिस को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 23-24 में ए जो है अपने 13 महीने के रेंट के एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेगा। और नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में
अब दोबारा अप्रैल का रेंट तो पे नहीं करना पड़ेगा, अप्रैल का रेंट पहले ही पे हो गया। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यानी अकाउंटिंग ईयर 24-25 के अंदर इस बार जो है सिर्फ 11 महीने का रेंट पे करना पड़ेगा, मई 24 से लेकर मार्च 25 तक। तो 24-25 के अंदर अगर 11 महीने का रेंट पे करा जाएगा तो एक्सपेंस भी 11 महीने का ही रिकॉर्ड होगा। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस एडवांस रेंट को 23-24 के अंदर ही रिकॉर्ड करा जा रहा है। तो यहाँ पर कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हम इस एडवांस रेंट को यानी अप्रैल के रेंट को 23-24 के अंदर ही रिकॉर्ड कर देंगे। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर देखो रेंट पेड इन एडवांस इसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया कि ऐसा एक्सपेंस जो पहले ही पे कर दिया गया। यहाँ पर जो है अप्रैल 24 का रेंट अप्रैल 24 में ड्यू हुआ था, लेकिन रेंट ड्यू होने से पहले ही हमने एडवांस में रेंट को पे कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि आपका एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन आपने पहले ही एडवांस में उस एक्सपेंस की पेमेंट कर दी। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए असेट बन जाता है। यहाँ पर जो है ए के लिए प्रीपेड एक्सपेंस यानी अप्रैल 24 का रेंट उसका असेट बन जाएगा। असेट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जिसका आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर ए ने मार्च 24 के अंदर अप्रैल का रेंट पे कर दिया, तो अब इस अप्रैल 24 के रेंट का बेनिफिट ए को फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में जब अप्रैल आएगा तो अप्रैल में ए को दोबारा अप्रैल का रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। ए जो है अपने इस एडवांस रेंट का बेनिफिट अप्रैल में उठा सकता है। अब अगर आपको प्रीपेड एक्सपेंस को डिटेल में समझना है तो फिर वही बात बोलता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस को लेकर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक लास्ट बात यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रीपेड एक्सपेंस नाम का कोई भी वर्ड हमारा कैश बेसिस के अंदर नहीं होता। कैश बेसिस के अंदर क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ कैश पेड और कैश रिसीव को देखा जाएगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंस को भी हम एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर देखेंगे, वहां पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो समझ में आ गई बात? तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। अब लास्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये हमारे कैश बेसिस का लास्ट एग्जाम्पल है, इसको भी देख लो। इस बार जो है ए ने बी को रूम रेंट पे दिया है, तो टेनेंट कौन है? टेनेंट है हमारा बी। बी जो है ए को रेंट पे करेगा और ये रेंट जो है ए के लिए इनकम बन जाएगा। तो ए ने बी को रूम दिया और बदले में बी ए को रेंट पे करेगा। तो यहाँ पर टाइमलाइन से देखें, दो अकाउंटिंग ईयर है 23-24 और 24-25। बी जो है ए के रूम में अप्रैल 23 से रह रहा है और फरवरी 24 तक जो है टाइम टू टाइम रेंट पे कर रहा है। तो फरवरी 24 तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर मार्च 24 के अंदर क्या हुआ? मार्च 24 में जो है बी ने ए को एडवांस में रेंट पे कर दिया। रेंट जो है ए के लिए इनकम है। हमने अपने पिछले एग्जांपल के अंदर देखा था कि रेंट जो है ए के लिए एक्सपेंस था, ए ने जो है अपने एक्सपेंस को एडवांस में पे करा था, लेकिन हमारे इस एग्जांपल के अंदर रेंट जो है ए के लिए इनकम है। तो यहाँ पर ए को जो है एडवांस में इनकम रिसीव होने वाली है। बी ने अपने मार्च के रेंट के साथ साथ अप्रैल का रेंट भी पे कर दिया, तो ए को मार्च का रेंट तो रिसीव हुआ ही हुआ, साथ के साथ अप्रैल 24 का रेंट भी रिसीव हो गया। और अप्रैल 24 जो है हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आता है यानी 24-25 के अंदर आता है। तो 24-25 की इनकम ए को एडवांस में ही 23-24 के अंदर रिसीव हो गई। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं ए जो है 23-24 के अंदर अपने कितने महीने की रेंट की इनकम को शो करेगा, तो आप बोल सकते हो अप्रैल 23 से लेकर फरवरी 24 11 महीने की रेंट की इनकम हो गई। और साथ के साथ मार्च 24 में ए को 2 महीने की रेंट की इनकम मिल गई, मार्च 24 की और अप्रैल 24 की। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कह रहा है कि आपको जितना कैश रिसीव हुआ आप उतने कैश की रिकॉर्डिंग कर दोगे। तो यहाँ पर अब 23-24 में ए को 13 महीने की रेंट की इनकम रिसीव हुई है, तो ए जो है 13 महीने के रेंट की इनकम को रिकॉर्ड कर देगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर हमारे 24-25 के अंदर अप्रैल में अब दोबारा जो है ए को रेंट की इनकम रिसीव नहीं होने वाली। अप्रैल का रेंट ए को पहले ही रिसीव हो गया मार्च में, तो यहाँ पर 24-25 के अंदर ए को टोटल 11 महीने का रेंट रिसीव होगा। तो जितना रेंट ए को 24-25 में रिसीव होगा ए जो है उतने ही रेंट की इनकम को शो करेगा। तो ए 11 महीने की रेंट की इनकम दिखाएगा। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम 23-24 की बात करें तो 23-24 के अंदर हम बोल सकते हैं कि ए जो है अपने इस एडवांस रेंट को रिकॉर्ड करेगा, यानी 23-24 के अंदर ए अप्रैल के रेंट को भी अपने इनकम में शो करेगा। तो यहाँ पर कैश बेसिस के अकॉर्डिंग जो एडवांस रेंट है उसकी रिकॉर्डिंग 23-24 के अंदर ही करी जाएगी। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो आप देखो यहाँ पर जो ये इनकम रिसीव इन एडवांस थी ये बन जाता है हमारे लायबिलिटी। यहाँ पर जो है रेंट ड्यू होने से पहले ही ए को रेंट रिसीव हो गया, तो यहाँ पर इनकम ड्यू होने से पहले ही इनकम रिसीव हो गई। तो जब भी इनकम ड्यू होने से पहले इनकम रिसीव हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये हमारी लायबिलिटी बन गई। अब ये लायबिलिटी क्यों बनी, इसका क्या मतलब है, अगर आपको जानना है तो फिर वही बोल रहा हूँ, इनकम रिसीव इन एडवांस के ऊपर मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर वही हर बार की तरह लास्ट बात बोल रहा हूँ कि इनकम रिसीव इन एडवांस का भी कैश बेसिस से कोई लेना देना नहीं होता। इनकम रिसीव इन एडवांस जैसी बातें भी हम कैश बेसिस के अंदर नहीं बोलते, ये सब बोला जाता है एक्रुअल बेसिस के अंदर। कैश बेसिस के अंदर क्या करा जाएगा मैंने आपको बता दिया, जितना कैश रिसीव हुआ उतने कैश को हमने रिकॉर्ड कर दिया। तो समझ में आ गया? तो ये टोटल हमारे 6 एग्जांपल हो गए। अब देखो ये बात जो मैं आपको हर बार बोलता आ रहा हूँ वही बात यहाँ पर लिखी हुई है अंडर कैश बेसिस।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड। कैश बेसिस के अंदर इन सब चीजों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता, तो इनकी रिकॉर्डिंग कभी भी कैश बेसिस के अंदर नहीं करी जाती, यानी कैश बेसिस के अंदर हम इन सब वर्ड्स को नहीं लिखते। तो कैश बेसिस के अंदर क्या करा जाता है वो मैंने आपको समझा दिया। बाकी जब हम अभी एक्रूअल बेसिस देखेंगे तो वहां पर जो है मैं आपको एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस इन दोनों का कंपैरिजन साथ के साथ करवाता जाऊंगा। हम जो है एक्रूअल बेसिस के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां पर मैं आपको कैश बेसिस के अकॉर्डिंग भी अकाउंटिंग करना सिखाऊंगा, क्या कि कैश बेसिस के अंदर हम क्या करते हैं और एक्रूअल बेसिस के अंदर क्या करते हैं। तो यहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन फॉलो करता है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ज्यादातर यूज करा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बेसिकली इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में होती है, इनके पास ज्यादातर कैश आता है, ये ज्यादातर कैश में पेमेंट करते हैं, तो इसीलिए जो है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इनकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, सच एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, क्लब्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सब हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके अंदर जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करा जा सकता है। अब करे ना करे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। तो समझ में आ रही है बात। बाकी अगर मैं बताऊं कि ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, तो मैक्सिमम बिजनेस 90% बिजनेस जो है सबके सब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हमारा ज्यादा अच्छा मेथड नहीं माना जाता। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा एक अच्छा प्रॉपर मेथड माना जाता है जिसके बेस पे हम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। तो ये हमारा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपने एक्रूअल बेसिस को। क्या करें, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है।